सभी को नमस्कार। आज हम लोग उसी पहले वाली क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक टॉपिक्स जो बचे हुए थे उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है राइट टू एजुकेशन का, उसको पूरा करेंगे। तो राइट टू एजुकेशन यानी RTE, राइट टू एजुकेशन कब आया और क्या इसमें प्रोविजंस किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार जो है, पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पर शिक्षा के अधिकार को कुछ एक उच्च वर्ग के लोगों को ही था और वही लोग जो है पढ़ पाते थे, और निचले दर्जे पर जो लोग रह जाते थे निचले स्तर पर, उनको शिक्षा का अधिकार एक तरह से नहीं था। स्वतंत्रता के बाद भी जो है निःशुल्क और फ्री शिक्षा जैसा अधिकार जो है वो नहीं दिया गया। हमने केवल जो है DPSP जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें एक अनुच्छेद 45 डाल दिया जब हमारा संविधान निर्माण हुआ उस समय, और उसमें लिख दिया कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा। लेकिन DPSP में है तो वो नॉन जस्टिसिएबल होती है, यानी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होती है। उस पर काम करें या ना करें ये राज्य पे डिपेंड करता है, तो इसलिए कुछ काम हुआ नहीं था। फिर जो है राइट टू एजुकेशन के लिए हम लोगों ने जैसे कि बात किया था, फंडामेंटल राइट बना दिया गया था इसको 86वां संविधान संशोधन करके 2002 के अंदर। 86वां संविधान संशोधन 2002 करके शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है ना। फंडामेंटल राइट जो है भाग 3 जो है भारतीय संविधान का पार्ट जो 3 है उसमें जोड़कर कौन सा आर्टिकल 21A, और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बना दिया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। तथा आर्टिकल 45 में हम लोगों ने लिख दिया था कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है उनको शिक्षा और देखभाल मिलनी चाहिए, ये राज्य का काम होगा। और यहाँ से ये जो है आर्टिकल 45 से 6 से 14 वाली बात को हटा दिया और मौलिक अधिकार में डाल दिया। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 21A है। उसके 7 साल बाद जो है आया राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो है उसके प्रोविजंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो राइट टू एजुकेशन जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, या फिर सीधा हम लोग बोल देते हैं राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, अदरवाइज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, यानी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके अंदर कुल जो है 7 चैप्टर है, यानी 7 अध्याय है, और कुल जो है 38 जो है आपकी 38 जो है उसमें सेक्शंस है यानी धाराएं हैं। तो 7 अध्याय और 38 धाराओं के साथ हमने इनेक्ट किया, ये बनाया हमारा RT एक्ट 2009। ठीक है, इसके बारे में बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो RT क्या है? 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21 से भाग 3 यानी मौलिक अधिकार बनाया गया था। हमने फंडामेंटल राइट्स में इस चीज को डाल दिया था। ठीक है, इस मूल अधिकार को ही फिर आगे जो है क्रियान्वयन करने के लिए, यानी इसी को हम लोगों ने एक तरह से इस प्रोविजन को लागू करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पारित किया है। ठीक है, जो कि किस प्रकार से पारित हुआ है? तो देखिएगा, सबसे पहले जो है इसका 2 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में डाला गया। इसके बाद जो है राइट टू एजुकेशन की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो राइट टू एजुकेशन के लिए एक बिल लेकर आया गया राज्यसभा के अंदर, और वो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा ने पारित कर दिया था। राज्यसभा ने कब पारित कर दिया? 20 जुलाई 2009। उसके बाद 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में भी पारित हो गया ये बिल, और उसके बाद जो है 26 अगस्त 2009 को जो कि नेशनल गैजेट है राष्ट्रपति से हस्ताक्षर हो गया, और उसके बाद 27 अगस्त को अगले ही दिन नेशनल गैजेट में उसको प्रकाशित कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया था 27 अगस्त को। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। क्या होता है कि कोई भी बिल अगर लोकसभा और राज्यसभा पारित करती है वो कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर दे, अदरवाइज वो बिल रहता है और बिल को लागू नहीं किया जा सकता है, कानून को लागू किया जा सकता है, यानी अधिनियम को लागू किया जाता है। तो एक्ट बनने के लिए, बिल को एक्ट बनने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है, जो कि 26 अगस्त 2009 को मिल गया। और उसके बाद जो है 1 अप्रैल 2010 को फाइनली पूरे देश में लागू हो गया हमारा राइट टू एजुकेशन, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का अलग से संविधान था। धारा जो आपका संविधान का अनुच्छेद 370 है उसके तहत जम्मू कश्मीर को पहले स्पेशल स्टेटस था, जो कि हम लोगों ने 2019 के अंदर समाप्त कर दिया। अब जम्मू कश्मीर भी सारे कानून जो इंडिया में लागू है वो सारे के सारे अब जम्मू कश्मीर में भी है। तो जिस वक्त लागू किया उस वक्त जो है जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन था, इसमें छोड़ दिया गया था उसको।
ठीक है। और भारत जो है अगर विश्व में बात करें तो 135वां देश ऐसा है जो शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया है, यानी एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट के रूप में लागू करने वाला 135वां देश बना है। इससे पहले ऑलमोस्ट जो है सभी देशों ने ऐसा कर रखा है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बना रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना है तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के लिए अवसर सृजित करना है। यानी कहना क्या चाहता है कि हम लोगों को एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन सभी को देनी है। एलिमेंट्री एजुकेशन हम लोग 1 से 8वीं क्लास तक की एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। तो 6 से 14 वर्ष की आयु में जो बच्चा है तो ये 8 वर्ष का पीरियड है, इसमें 1 से 8 क्लास एटलीस्ट वो कर ले। तो इसके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो अनिवार्य कर दी गई है। उसके अंदर हम लोग ऐसा चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर ना रहे। हम लोग 100% एनरोलमेंट चाहते हैं कि कोई भी बच्चा स्कूलों से बाहर नहीं रहना चाहिए, कोई भी बच्चा जो है एजुकेशन से छूटना नहीं चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है। और हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा जो है उसके भी अवसर उसको मिले। इसके तहत क्या किया है हमने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ये प्रावधान किया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत कर दिया और गुणवत्तापूर्ण और औपचारिक शिक्षा को सुनिश्चित करना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ एनरोलमेंट कर दिया है और शिक्षा कुछ नहीं मिल रही है, बच्चे आ रहे हैं सिर्फ और पढ़ाई कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं, बल्कि हम लोग क्या चाहते हैं गुणवत्तापूर्वक और औपचारिक शिक्षा जो है वो सबको मिले, ये अधिकार के रूप में दे दिया गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, विकलांग व्यक्ति है, तो उस केस में 6 से 14 की बजाय हमने 6 से 18 वर्ष तक का कर रखा है, ठीक है ना। ये भी स्पेशली ध्यान रखना है आप लोगों ने। बाकी सभी के लिए 6 से 14 है, बट अगर डिसेबल्ड जो चाइल्ड है, कोई जो विकलांग बच्चा है जिसको हम लोग दिव्यांग कह सकते हैं, तो उसके लिए जो आयु कितना किया गया है 18 वर्ष, 6 से 18 वर्ष किया गया है उसके लिए। क्लियर। नेक्स्ट जो है इसमें क्या प्रोविजंस किए गए हैं, तो देखिएगा मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज एंड हार्स कितने होने चाहिए। तो देखो इस आरटी एक्ट के अंदर जो है हम लोगों ने सभी प्रोविजंस को जोड़ा है, इसमें सारी तरह की चीज़ों को, जैसे कि स्टूडेंट्स पे टीचर्स का रेशियो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ हार्स जो है कितने होने चाहिए स्कूल्स में पढ़ने के लिए, ये सारी चीज़ों को जो है इस प्रोविजन के तहत हम लोगों ने शामिल किया है। इसीलिए तो इतना 7 चैप्टर जो है इसके अंदर शामिल कर रखे हैं और 38 जो है धाराएं सेक्शंस इसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। तो 200 डेज के लिए, अगर पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं यानी प्राइमरी लेवल जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसके लिए 200 दिन का जो है शैक्षणिक घंटे होने चाहिए, शिक्षा उसको लेनी चाहिए। अगर 6ठी से 8वीं तक का बच्चा है जिसको हम लोग अपर प्राइमरी लेवल कह सकते हैं, उसके लिए कितना दिया है 220 डेज यानी 220 दिन बोला गया। और घंटों में अगर बात करें तो एक साल में अप्रोक्सीमेटली 800 घंटे जो है उसको पढ़ना है अगर पहली से 5वीं तक है, और 1000 घंटे यानी 1000 हार्स जो है जो 6ठी से 8वीं तक का बच्चा है उसको एक साल में जो है इतना मिनिमम जो है स्कूल एजुकेशन उसको मिलना चाहिए। ये जो है स्कूल्स के लिए प्रोविजंस किए गए कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज एंड हार्स क्या होने चाहिए। तो 200 दिन जो है पहली से 5वीं और 220 दिन अगर 6ठी से 8वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए। इसके बाद जो है 800 घंटे ईयरली, एक साल में 800 घंटे जो है एक साल में 200 दिन, 365 में से 200 दिन था। और घंटों में अगर हार्स में बात करें तो 1 to 5 तक जो है 800 और 6 to 8 तक जो है 1000 हार्स की बात की गई है। एक शिक्षक के लिए पठन और पाठन और तैयारी के लिए न्यूनतम साप्ताहिक घंटे कितने होने चाहिए, यानी मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग हार्स पर वीक एक टीचर के लिए कितना होना चाहिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है 45 घंटे। एक टीचर के लिए कितना है स्कूल में टाइम बिताना है पर वीक, एक हफ्ते में 45 घंटे। तो 45 घंटे एक हफ्ते में हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली जो है ये 7-1 घंटे के आसपास जो है हम लोग कह सकते हैं कि उसको बिताना पड़ेगा, लगभग 7 हार्स के आसपास हम लोग कह सकते हैं। अदरवाइज संडे जो है ऑफ रहता है ऑलमोस्ट, तो 6.5 हार्स के आसपास जो है उसको मिनिमम जो है स्कूल हार्स होने चाहिए। तो 45 घंटे वीकली हम लोगों ने इसको काउंट कर रखा है। प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन शिक्षण कार्य 4 घंटे और उच्च प्राथमिक स्तर पर 4.5 घंटे होना चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हार्स हम लोग निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं आप लोग कि 200 दिन है तो 4 घंटे डेली होगा तो 800 हार्स हो गए ना। तो इस प्रकार से इसने बोला है कि प्रतिदिन 4 घंटे प्राइमरी लेवल 1st to 5th क्लास, और अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 तक है तो 4.5 घंटे अप्रोक्सीमेटली डेली स्कूलिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बात करता है, नंबर ऑफ टीचर्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। ये टीचर स्टूडेंट रेशियो की भी बात कर रखी है यहाँ पे। टीचर स्टूडेंट रेशियो में क्या है कि अगर 60 बच्चे हैं किसी भी क्लास के अंदर तो कम से कम 2 टीचर्स जो है होने चाहिए। किसी भी मान लीजिए फर्स्ट क्लास के अंदर किसी स्कूल में 60 बच्चे हैं तो उनके ऊपर 2 शिक्षक जो है अनिवार्य है। अगर 61 से 90 है तो 3 टीचर हो गए। अप्रोक्सीमेटली 30 पर 1 जो है 30 बच्चों पर 1 टीचर जो है, ऐसा रेशियो क्रिएट किया गया है। तो 30:1 जो है
प्राइमरी लेवल के लिए ये रेशियो क्रिएट कर रखा है, ठीक है ना। छोटे बच्चे हैं तो एक शिक्षक जो है 30 बच्चों पे कम से कम होना चाहिए, और 91 से 120 स्टूडेंट है तो उसके लिए 4 टीचर होंगे। अगर उससे ज्यादा फिर 120 121 से 150 है तो टीचर्स की संख्या 5 कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 151 से 200 स्टूडेंट्स हैं तो 5 टीचर्स होने चाहिए प्लस 1 हेडमास्टर अनिवार्य है। तो ये जो है जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो है टीचर्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 30+30 रेशियो जो है 1 का हम लोगों ने प्रोविजन कर रखा है प्राइमरी लेवल के लिए। अगर हम लोग प्राइमरी से अपर प्राइमरी चले जाएंगे तो 35:1 हो जाता है। अपर प्राइमरी पे अगर बात करें तो 35 स्टूडेंट्स अगर है किसी क्लास में तो बच्चों की संख्या बच्चों की संख्या अगर 35 है तो एक टीचर का होना अनिवार्य है अपर प्राइमरी पे, ठीक है। और प्राइमरी लेवल पे मोर देन 200 स्टूडेंट है तो 40:1 फिर 40:1 रहेगा। यानी ये प्रोविजन हम लोगों ने कर रखा है, टीचर पुपिल रेशियो इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर स्टूडेंट टीचर रेशियो हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है इसके अंदर और क्या प्रोविजंस है कि घर से विद्यालय तक की जो है डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। देखो क्या रहता है, कई बार जो है गांव में स्कूल नहीं होता है या बच्चे की रीच में स्कूल नहीं होता है, इसकी वजह से जो है बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। लड़कियों को जो है दूसरे गांव में स्कूल होने के कारण या दूरी पर स्कूल होने के कारण बहुत सारी लड़कियां जो है स्कूल से बाहर रह जाती है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक ऐसा प्रोविजन भी डाला गया कि शिक्षा जो है वो ज़्यादा दूरी पर ना हो आपसे, तो स्कूल जो है इनको रीच में लेकर आना है हमें। तो इसके लिए एक कुछ प्रोविजन किए गए, कैसे धारा सेक्शन 6 जो है धारा 6 जो है आपकी आरटी एक्ट की, उसमें ये प्रोविजन डाला गया कि कक्षा 1 से 5 तक का अगर कोई बच्चा है तो उसकी जो है घर से डिस्टेंस स्कूल की 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी शिक्षा जो है 1 किलोमीटर की रीच में होनी चाहिए। तो स्कूल जो है 1 किलोमीटर के दायरे में हो। तो ये बात कहना चाहता है ये कि 1 से 5 तक के बच्चों के लिए घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर, और 6 से 8 वर्ष तक का बच्चा है तो उसके लिए विद्यालय की दूरी कितनी हो सकती है, 3 किलोमीटर तक की हो सकती है, 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए 3 किलोमीटर है। अगर 6ठी से 8वीं तक का बच्चा है तो उसके लिए तो ये चीज कर रखी है। और 3 वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास विद्यालय होना चाहिए। यानी अभी ये प्रोविजन लागू किया गया है तो तुरंत हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, लेकिन धीरे धीरे यानी आने वाले 3 वर्षों में ऐसा प्रावधान करना है हमें कि इसी प्रोविजंस को मैक्सिमम फॉलो कर पाए हम लोग कि एक जो है 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की रीच के अंदर ही स्कूल हो बच्चों के लिए, उसकी हम लोगों को श्योरिटी करनी है, ठीक है। तो 3 वर्ष के अंदर अंदर जो है प्रत्येक बसावट के पास विद्यालय होना चाहिए, ये प्रोविजन भी इसके अंदर सेक्शन 6 यानी धारा 6 के अंदर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या है। तो देखिए 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग हेतु जो है मुफ्त शिक्षा, ये बात कर रखी है आपकी सेक्शन 3 के अंदर। धारा जो 3 है आरटी एक्ट की उसमें क्या बोला हुआ है, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा यानी फ्री मिलेगी एजुकेशन उनको। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो शिक्षा जो है फ्री मिलेगी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, ये प्रोविजन कर रखा है आरटी एक्ट 2009 के तहत। और प्राइवेट ट्यूशन का एंड, पहले क्या होता था स्कूल के बाद जो है टीचर्स जो होते थे स्कूल में ही पढ़ाने वाले टीचर्स जो है वो ट्यूशन देते थे बच्चों को और उसकी फीस ली जाती थी। ऐसा होता था कि बच्चे जो है स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं या बच्चे को स्कूल में टीचर्स पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसके बाद जो है ट्यूशन देना अनिवार्य सा हो गया था। लेकिन बाद में ये चीज देखा गया कि इसमें अध्यापक जो है वो अपना फायदा देखते हैं और अपने लाभ के लिए इस प्रकार से जो है वो ट्यूशन देते हैं, जिससे कि वो स्कूल में नहीं ना पढ़ाकर वो ट्यूशन पे पढ़ाते हैं। इससे बच्चों का एक ओवरबर्डन जो है, बच्चों के जो पेरेंट्स है उन पर एक बर्डन सा आ जाता है कि शिक्षा फ्री होते हुए भी फिर भी जो है हम लोगों को पैसा पे करना पड़ रहा है ट्यूशन फी के रूप में या जैसे भी। तो इसको एक बर्डन के रूप में नहीं रखना है, इसलिए ट्यूशन जो है प्राइवेट ट्यूशन जो दी जाती है स्कूल के बाद तो उसको बंद कर दिया गया। तो उसके बाद जो कोई भी सरकारी टीचर जो है सरकारी अध्यापक है वो स्कूलिंग के बाद जो है यानी स्कूल टाइम के बाद इस प्रकार से प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे पाएगा। ये सेक्शन 928 के तहत जो है इसमें आरटी एक्ट 2009 में कर रखा है। शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रताड़ना का निषेध, इसमें क्या कहा गया है, धारा जो 17 है आरटी एक्ट 2009 की, ये कहती है कि जो बच्चे हैं उनकी आप पिटाई करते हो स्कूल में, ये गलत है। जो कि पहले हुआ करता था, बहुत ज्यादा बच्चे को जो है पीटते थे अच्छा खासा स्कूल्स के अंदर। तो आरटी एक्ट 2009 के अंदर जो है ये प्रोविजन कर दिया गया, जिसके बाद कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि बच्चे जो है फिर कैसे सुधरेंगे, बट बच्चों को जो है ऐसे डरा धमका कर हम लोग कितना तैयार कर सकते हैं बेहतर, ये हो नहीं सकता है। इसीलिए हम लोगों को उनको एक तरह से एक अच्छे नागरिक के रूप में और अहिंसा के साथ जो है लेकर जाना है। ये प्रोविजन को सोचते हुए जो है ये धारा डाली गई है इसके अंदर आरटी एक्ट 2009 के अंदर,
ताकि बच्चों को जो है किसी प्रकार से प्रताड़ित ना किया जाए, स्कूल में किसी प्रकार का शारीरिक दंड ना दिया जाए उनको स्कूल में, वो हंसी खुशी जो है स्कूल में जाते रहें, इस बात का डर ना रहे कि हमें भारी पिटाई होगी स्कूल में जाते ही, काम नहीं किया तो ये होगा वो होगा। तो ये जो है शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रताड़ना जो है इमोशनली भी और आपका मेंटली और फिजिकली जो है किसी प्रकार से आप बच्चे को जो है दंडित नहीं करेंगे, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है सेक्शन 17 यानी धारा 17 के तहत। इसके बाद बोला है कि प्रत्येक विद्यालय में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या रहेगी कि इसमें कुछ एक अभिभावक होंगे यानी पेरेंट्स होंगे और कुछ एक टीचर्स होंगे, उनको मिलाकर एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। इसमें 75% जो है वो अभिभावक होने चाहिए यानी पेरेंट्स होने चाहिए बच्चों के शामिल, और उसी में भी है आधी जो है महिलाएं हो। सपोज करो एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें 10 सदस्य है, 10 में से 7 जो है या 8 जो है वो पेरेंट्स है, तो 8 में से 4 महिलाएं होनी चाहिए। ऐसा प्रोविजन भी किया गया है इसके अंदर, ताकि बातचीत हो उसके क्या और बेहतर किया जा सकता है इन सारी चीज़ों पे। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति जो है इसके गठन की बात की गई है। इसमें 75% सदस्य माता पिता और गार्जियन होने चाहिए, 3/4 जो है उसके क्या होना चाहिए, माता पिता और गार्जियन होना चाहिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में, और उसमें से 50% सदस्य जो है वो महिलाएं होनी चाहिए यानी अभिभावकों में पेरेंट्स में 50% जो है वो मेंबर्स जो हो वो महिलाएं हो। ये सेक्शन 21 में कहा गया है। ठीक है, तो यहां तक ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। तो प्राइमरी एजुकेशन जब तक उसकी पूरी नहीं होती है उससे पहले आप स्कूल से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि एक तो फेल करने का सिस्टम भी इसमें खत्म कर दिया गया कि पहली से 8वीं तक किसी भी बच्चे को जो है आप फेल नहीं कर सकते हो परीक्षा के अंदर, वो उत्तीर्ण ही माना जाएगा। अगर वो आ गया स्कूल में जो परीक्षा में बैठा है वो उत्तीर्ण माना जाएगा, मार्क्स चाहे जो भी लेकर आया है। तो पहली से 8वीं तक जो है किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है, यानी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। और दूसरा क्या है, सर्वप्रथम आयु के अनुसार प्रवेश होगा, उसके बाद बराबर लाने हेतु प्रवेश परीक्षण का प्रावधान है। जैसे कि सपोज कीजिए 6 से 14 वर्ष की आयु का बच्चा है और वो स्कूल ड्रॉप आउट्स है, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग जो है उसको शुरू में एडमिशन देना है। सपोज कीजिए 10 वर्ष का बच्चा है, उसको आप फर्स्ट क्लास में बैठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जो है सर्वप्रथम क्या करें, आयु के अनुसार उसको प्रवेश में डालो। अगर तीसरी क्लास, दूसरी क्लास, जिसमें भी वो जाने योग्य है, उसके बाद जो है विशेष परीक्षण देकर उसको बाकी बच्चों के बराबर लेके आओ, एजुकेशनली जो है उसको और बेहतर बनाकर। तो ऐसा होना चाहिए। इसके बाद बोलता है कि जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश नहीं रोका जाएगा, यानी किसी बच्चे के पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है स्कूल में एडमिशन के समय। अगर ऐसा नहीं है उसके पास तो आप उसको वर्जित नहीं कर सकते, उसको आप रोक नहीं सकते कि आप एडमिशन नहीं ले सकते। अगर पेरेंट्स एफिडेविट दे सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसा प्रमाण पत्र पेरेंट्स अपनी तरफ से लिखकर दे देते हैं तो उस चीज़ को भी मान्य माना जाता है कि ये बच्चे का जन्म जो है इस दिन हुआ है या इस डेट को हुआ है, तो इस प्रकार से उस चीज़ को भी माना जाएगा। इस आधार पर आप जो है प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकते उस बच्चे के, ये कहना चाहता है ये आपका RT एक्ट 2009। इसके बाद फिर और क्या है, ये बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है उसमें सेक्शन 3 में ये बात डाली गई है कि पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक, क्योंकि 6 से 14 में 8 ईयर्स है ये, तो 8 वर्ष जो है इसमें एटलीस्ट जो है 8 कक्षाएं पूरी हो सकती हैं। तो इसीलिए बात की गई यहाँ पर कि 8वीं तक जो है निःशुल्क शिक्षा, 8th क्लास तक निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा। इसके बाद एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में बालक को स्थानांतरण का अधिकार होगा। सेक्शन 5 जो है ये बात करता है कि अगर कोई भी बच्चा जो है किसी स्कूल में पढ़ रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं है या जो भी समस्या है, अगर वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका ट्रांसफर जो है किया जा सकता है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में। ये बात कहता है आपका इसी के अंदर सेक्शन 5 जो है आपका RT एक्ट 2009 का। ठीक है, तो एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में बच्चे के स्थानांतरण का अधिकार होगा। इसके बाद क्या बोलता है, निजी विद्यालयों में सभी विद्यालय सहित आर्थिक तौर पर कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटों का आरक्षण। देखिए सेक्शन 12 जो है RT एक्ट का, वो बोलता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है, निजी विद्यालय जो है, उनमें भी बच्चों को पढ़ने का अधिकार रहेगा। अब उनके लिए क्या है कि निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को प्राइवेट स्कूल में तो लागू नहीं कर सकते आप, वो तो लोग फीस लेंगे। अब उनमें भी ये कर दिया गया कि एटलीस्ट 25% सीट्स जो है, अगर सपोज कीजिए किसी पहली क्लास के अंदर जो है 100 बच्चे हैं, तो उसमें से 25% सीट्स यानी 25 बच्चे जो है वो
निःशुल्क पढ़ पाएं, उसका गवर्नमेंट जो है खर्च जो है उनको स्कूल्स को भेजती है। तो इसके लिए आरटी एक्ट 2009 के अंदर जो है ये प्रोविजन कर रखा है कि 25% सीटें जो है उनके लिए आरक्षित होनी चाहिए, निजी विद्यालयों में भी यानी प्राइवेट स्कूल्स में भी, जो आर्थिक तौर पर और कमजोर और वर्ग जो है उनके बच्चों के लिए 25% सीटें होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है कोई तो उस पर जुर्माने का प्रावधान भी है। इसके अलावा स्कूल्स जो है कई बार क्या करते हैं, कैपिटेशन फी लेते हैं। कैपिटेशन फी क्या होता है, एक तो ट्यूशन फी है, उसके अलावा कुछ इलीगल चार्जेस वो अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं कि ये फी करके, और वो टोटल जो है काफी बड़ा बिल बना के दे देते हैं पेरेंट्स के हाथ में। तो वो कैपिटेशन फी जो है वो नहीं लेनी है। अगर वो कोई लेता हुआ मिलता है तो उस पर जो है दंड का प्रावधान है, यानी विद्यार्थी से किसी प्रकार का डोनेशन व कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी तथा माता पिता को किसी भी प्रकार का साक्षात्कार भी नहीं देना होगा। यानी आप ऐसा नहीं करोगे कि ये बच्चा जो है आपका है, इसका हम लोग एडमिशन तभी करेंगे, पहले जो है एक आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपका टेस्ट लेंगे कि आपको क्या आता है। तो पेरेंट्स को आता है या नहीं आता है, बट बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार है, उसके आधार पे आप बच्चे को जज नहीं करेंगे और बच्चे के एडमिशन पर या उसके प्रवेश पर जो है किसी प्रकार का रोक नहीं लगा सकते। तो ये बात भी कहता है। तो ये क्या कह रहा है, विद्यार्थी से किसी भी प्रकार का डोनेशन व कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी तथा माता पिता का किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं होगा। ये सेक्शन 13 जो है आरटी एजुकेशन का बात करता है आपसे। उसके बाद विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित व रोका नहीं जाएगा जब तक वह की प्राथमिक शिक्षा पूरी ना कर ले, यानी जब तक उसकी प्राइमरी एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप उसको विद्यालय से बाहर नहीं निकाल सकते, निष्कासित नहीं कर सकते, ये भी उसका अधिकार है। ये आपका जो सेक्शन 16 जो है आरटी एक्ट 2009 का ये बात कहता है कि यह विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा, निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक वो प्राथमिक शिक्षा पूरी ना कर ले। शिक्षक को जो है वो जनगणना, आपदा राहत यानी अगर कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है, इसके अलावा जनगणना जो सेंसस होता है हर 10 वर्ष के बाद, उस कार्य में शिक्षक जो है घर घर जाकर डेटा कलेक्शन करते हैं। इसके अलावा आप डिजास्टर मैनेजमेंट में शिक्षकों का जो है सेवाएं ली जा सकती है। इसके अलावा एक चीज और रहती है, चुनाव और नोट कर लेना इसके अंदर, इलेक्शन जो है इसमें भी टीचर्स का रोल रहता है और वो उस टाइम जो है ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में जो है उनको नहीं लगाया जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि टीचिंग पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बच्चों की शिक्षा पर जो है बड़ा असर पड़ता है इस चीज के लिए इससे। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि 3 ही कार्य है, इनके अलावा अगर आप किसी भी शिक्षक को कहीं और नहीं लगाना है, अगर वहां लगाते हैं तो बच्चों की शिक्षा जो है वो प्रभावित होती है। तो इसलिए 3 चीजों का ध्यान रखना, एक तो जनगणना में लगा सकते हैं, आपदा राहत में और चुनाव के कार्यों में जो है टीचर्स ड्यूटी देंगे। इसके अलावा किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं ड्यूटी देंगे, बाकी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के कार्य में लगे रहेंगे। इसके अलावा पाठ्यक्रम में सर्वांगीण विकास पर बल देना है। सर्वांगीण विकास क्या होता है बच्चे का, सर्वांगीण मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, फिजिकल, मेंटल, फिलोसफिकल, हर तरह का विकास बहुत जरूरी है। क्योंकि ये उम्र है, इसके अंदर, इस एज ग्रुप के अंदर, इस एज ब्रैकेट के अंदर जो है बच्चा बहुत अपने आप को डेवलप कर सकता है अगर उसको सही मार्गदर्शन मिला। तो इसी आधारित पर जो है ऐसी शिक्षा हमें वह मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। ये बड़ा दिक्कत आता है। ये हम लोगों ने आरटी 2009 के तहत भी किया था। इसके अलावा जो हमारी नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 वाली, इसमें भी ये स्पेसिफिक प्रोविजंस हम लोगों ने डाला है कि मातृभाषा में शिक्षा अगर होती है तो उसका बड़ा असर दिखने को मिलता है, बड़ा इफेक्टिव है। क्योंकि बच्चा उस भाषा को जानता है अच्छे से, उसमें हमेशा जो है वो बातचीत करता है, तो उसके लिए बड़ा इजी है टू लर्न। इसीलिए हम लोगों को मातृभाषा जो है उसमें अगर बच्चे को शिक्षा देते हैं तो इस चीज़ का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए इसमें ये प्रोविजन भी किया गया है कि शिक्षा जो है मातृभाषा में मिले। और गतिविधि आधारित शिक्षा पर बल देना चाहिए, यानी एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज से बच्चों को सिखाने का प्रयास कीजिए आप जिससे बच्चा जल्दी से चीज़ों को सीख पाए। तो ये सारी बातें, तो इसमें क्या क्या बोला, पाठ्यक्रम में सर्वांगीण विकास पर बल, आधारित शिक्षा पर व मातृभाषा में शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा पर बल दिया जाए। ये जो है राइट टू एजुकेशन की धारा 29 बात करती है। ठीक है। इसके बाद राज्य सरकार अधिनियम में अपनी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक संशोधन कर सकती है। राज्य सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको अगर कुछ और भी ऐड करना है, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना है, कोई संशोधन करना है, यानी कुछ भी इसके अंदर नई चीज जोड़नी है या किसी प्रकार की चीज को जो है और शामिल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं अपनी व्यवस्था के अनुसार। ये प्रावधान भी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के धारा 38 के अंदर किया गया है, यानी आखिरी धारा में ये चीज भी शामिल कर रखी है। इसके अलावा और क्या प्रोविजंस है,
There shall be library in each school providing newspaper, magazines and books on all subjects including story books. यानी हर स्कूल में लाइब्रेरी भी होनी चाहिए जिसमें न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो और किताबें हो जो कि बच्चे पढ़ पाए, सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स हो, उनमें स्टोरी बुक्स भी होनी चाहिए जिससे हम लोग बच्चे का जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि किताबें किताबें पढ़नी है, स्टोरी बुक्स पढ़ो, क्यूरिकुलम के अलावा हट के एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, ये बात कहता है ये। ठीक है, तो लाइब्रेरी होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड एन ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर रूम भी होना चाहिए, यानी एक क्लासरूम जो है हर टीचर के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही क्लासरूम है उसके अंदर या थोड़े थोड़े बच्चे बांट के जो है टीचर्स बैठे हुए हैं। एटलीस्ट एक क्लासरूम एक टीचर को मिलना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है ना। एक स्टोर रूम और जो है एक्स्ट्रा जो है आपके पास रूम भी होना चाहिए, ऑफिस के रूप में हो चाहे वो, ठीक है। तो ये प्रोविजन भी किया गया है। इसके अलावा 6ठी से 12वीं क्लास तक की बात जो है उनके लिए कुछ प्रोविजंस क्या है। एटलीस्ट 1 टीचर फॉर क्लास सो दैट देयर शैल बी एटलीस्ट 1 टीचर ईच फॉर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए एक एक टीचर तो होना ही चाहिए, जैसे कि साइंस और मैथमेटिक्स के लिए होना चाहिए, सोशल स्टडीज़ के लिए एक होना चाहिए, लैंग्वेज के लिए यानी हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है उसके लिए, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए, जैसे कि आर्ट एजुकेशन हो गया, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हो गया, वर्क एजुकेशन हो गया, तो इन सब के लिए इंस्ट्रक्टर होना भी जरूरी है, ये बात भी बोली गई है। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रोविजन की बात करता है ये, तो शिक्षकों की भूमिका वह प्रमुख उत्तरदायित्व क्या होता है, यानी टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, इसके बारे में भी बात किया गया है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा टीचर्स का, विद्यालयों में नियमित समय अनुसार अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। ऐसा नहीं है कि स्कूल का टाइम 8 बजे है और टीचर साहब जा रहे हैं 12 बजे, तो नियमित समय पर उसको स्कूल में पहुंचना चाहिए, ये बात कहता है ये, नियमित समय अनुसार अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। दूसरा बोलता है समय सीमा के अनुसार पाठ्यक्रम का संचालन व पाठ्यक्रम को पूरा करना, यानी जितना टाइम पीरियड आपके पास है उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको पूरा पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसको पूरा करना होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं और आपका सिलेबस अभी तक 50% ही हुआ है, तो पूरा सिलेबस जो है पाठ्यक्रम को पूरा करना आपका एक तरह से उत्तरदायित्व बनता है। तो पाठ्यक्रम का संचालन व पाठ्यक्रम को पूरा करना। इसके अलावा प्रत्येक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना, बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो उसके लिए उसको मार्गदर्शन की बड़ी जरूरत होती है इस उम्र के अंदर, इस एज के अंदर जो 6 से 14 वर्ष में है, तो उसमें जो है बच्चे को हम लोग पूरी तरह से अगर मार्गदर्शन अच्छा दे पाते हैं तो उसका विकास प्रॉपर हो पाएगा और वो अच्छा एक नागरिक और अच्छा एक स्टूडेंट तो बनेगा और एक अच्छा बेहतर नागरिक बनेगा और जीवन में कुछ अच्छा कर पाएगा। इसके बाद जो है विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी बच्चों को किसी प्रकार की समस्या आ रही है किसी भी क्यूरिकुलम में या किसी भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर में, तो उसको भी दूर करने के लिए जो है हमें अतिरिक्त शिक्षण की भी देने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी देने की व्यवस्था होनी चाहिए हमारे पास। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए भी हमारे पास अतिरिक्त शिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। समय समय पर अपने द्वारा किए गए अध्यापन कार्य की सफलता का निरीक्षण भी करो। आपने पढ़ा तो दिया लेकिन बच्चे ने क्या सीखा है, इस बात का निरीक्षण एनालिसिस कौन करेगा, इस चीज को एनालाइज कौन करेगा, तो ये भी टीचर का उत्तरदायित्व है, अध्यापकों का उत्तरदायित्व है कि वो समय समय पर इस चीज का भी निरीक्षण करें। अभिभावकों के साथ नियमित बैठक व छात्र की प्रगति पर चर्चा करना, बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है तो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो है वो बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी शेयर करो। इसके लिए पेरेंट्स पीटीएम जैसी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जो है इसका प्रोविजन रखा गया है ताकि बच्चे का जो नियमित जितना भी उसने पढ़ा है उसमें क्या प्रोग्रेस है उन सब चीज़ों को देख पाए। तो अभिभावकों के साथ जो है टीचर्स को नियमित बैठक, यानी हर सैटरडे वो करते हैं, कुछ स्कूल्स में संडे को भी करते हैं, तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जो है वो करनी चाहिए ताकि उसकी प्रोग्रेस के बारे में चर्चा कर सकें, कहाँ जो है लूप होल्स है, कहाँ दिक्कत हो रहा है उसको, उन सारी चीज़ों पे। उसके बाद बच्चों के आने के समय के 1 घंटे पूर्व विद्यालयों में पहुंचना व अवकाश के 1 घंटे बाद तक रुकना। तो बच्चों के स्कूल में पहुंचने के, स्कूल का टाइमिंग 9 बजे है बच्चों के आने का, टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो 1 घंटा पहले ही पहुंचे और 1 घंटा बाद तक जो है स्कूल में रुके। तो ये सारी बातें जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार जो आरटी एक्ट हमारा 2009 है, इसमें ये सारी बातें, ये सारे प्रोविजंस किए हुए हैं, तो जिस पर आज हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली है। ये एटलीस्ट पॉइंट्स जो है आप लोग ध्यान रखें और इसको पीडीएफ को जो है एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सो ये था आरटी एक्ट 2009 जिससे कि 1 अप्रैल 2010 से जो है इसको पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था।
लेकिन ये आरटी एक्ट कौन सा कहलाता है? 2009, बट लागू होने की तारीख इसकी क्या है? 2010 है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।